लेबर रिफॉर्म ये था कि मैं तो जब से आया पत्रकारिता में तब से सुने जा रहा था, पिछले कई सरकारें आई गई, लेबर रिफॉर्म पे सिर्फ चर्चा ही हुआ। अब सरकार ने उसको नोटिफाई करके कम से एक बड़ा स्टेप लिया है। भले ही जब राज्य सरकारें उसको लागू करेंगी तब असली उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। विनोद शर्मा जी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आप म्यूट पे हैं, आप खुद को अनम्यूट करें। हाँ जी लक्ष्मण जी, हाँ मेरी समझ से पिछले एक साल में और उससे कुछ पहले शुरू हो गया था। अब ये सभी को क्लियर हो गया है कि अपने व्यापार को, एक्सपोर्ट्स को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे हम अपने विकसित भारत की ओर मूव कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सुनने में सभी को लगेगा ये तो सरल सी बात है, सबको पता था, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसीज बनती थी कई बार हम इसी में फंसे रहते थे कि हम व्यापार को समर्थन दें ना दें, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ना बढ़ाएं, डॉलर का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। अब जाकर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत सरल लेकिन एक क्लियर पॉलिसी नजर आ रही है कि सरकार व्यापार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पॉलिसी है, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि जो बजट में हम लोग जो सीआईआई से रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, उसमें से काफी चीजें मानी जा रही हैं। और इसी का एक फलस्वरूप मैं मानता हूं कि आज इंडस्ट्री में यह एक विश्वास की लहर दौड़ रही है, जहां की हम अपना पैसा, अपना पूरा श्रम उसमें लगाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी ये हमको सबको पता होना चाहिए कि हमारे 18% लगभग हम पॉपुलेशन के हिस्सा है दुनिया के, लेकिन हम 3% भी इकोनॉमी में नहीं है। और इसलिए हमको अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो केवल इस 3% डोमेस्टिक मार्केट के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज इंडियन मार्केट की तरफ काम कर रही है। अब एक बहुत बड़ा हमको ये अपने आप में विश्वास लाना है, दुनिया को विश्वास दिलाना है कि हम एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन का हिस्सा है, जो किसी भी वजह से आपकी सप्लाई चेन में विघ्न नहीं आने देगा। हम एक चाइना का एक विकल्प है आपके लिए, और सारी टेक्नोलॉजी, R&D इन्वेस्टमेंट के साथ हम आपको वो सब देना चाहते हैं एक जो आप एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब, एक सर्विस हब से उम्मीद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये, जैसे आपने पूछा कि कौन सा रिफॉर्म बड़ा है, मैं कहूँगा ये सारे मिलकर शायद हम पूरी दुनिया को आज एक मैसेज दे रहे हैं कि अब हम तैयार हैं आपके एक सक्षम पार्टनर बनने के लिए। इसमें अगर हम लेबर रिफॉर्म में आते हैं, एक्चुअली लेबर रिफॉर्म में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। अगर हम लेबर से कह रहे हैं कि हम आपसे इज्जत से आपको जो ड्यू है वो आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज है अपॉइंटमेंट लेटर। किसी को अगर आप रोजगार पे रख रहे हैं तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं देते हम? तो वो एक रिस्पेक्ट का, एक आपसी इज्जत का वो ये पॉलिसी बन रही है। इस तारीख को हम आपको तनख्वाह देंगे, आपको सेफ रखेंगे। बदले में हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हमारा कारोबार ही कम हो जाए तो अगर आप में से कुछ लोगों को हटाना पड़े तो वो हमारे लिए इतना मुश्किल ना हो। तो आई थिंक ये एक वेरी बिजनेस फेसिंग रिफॉर्म्स हैं ये सारे, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 2-3 साल में जरूर हमको आगे सफलता के रूप में दिखाई देंगे। हालांकि इन सारे रिफॉर्म का एक कह सकते हैं कि तत्काल असर ये पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि जो बाहर के लोग भारत को देख रहे हैं या फिर भारत में निवेश करना चाहते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, सरकार राजनीति से ऊपर उठ करके बोल्ड रिफॉर्म करने के लिए तैयार है। और इसकी शुरुआत, उसकी झलक हमने 2025 में दिखाई। अनुराग जी, कितना कॉन्फिडेंट इन सारे रिफॉर्म से इन्वेस्टर होगा? क्योंकि आप बाहर रहकर कई सारे इन्वेस्टर से लगातार संपर्क में रहते हैं, आपका क्या मानना है? तो लक्ष्मण जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे। और देखिए, सौम्य गांधी जी तो उनको मैं सुनता रहता हूँ, डेटा तो इनका इम्पेकेबल है। तो मार्केट के लोग तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसी पर मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ। एंड जैसा आपने कहा था कि आई विल ब्रिंग द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। हमारे जो सारे रिफॉर्म्स हैं वो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हो रहे हैं और वो मॉनेटरी एंड फिजिकल साइड में हो रहे हैं। लेकिन एक इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है तो उसको कुछ स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस भी चाहिए होती हैं। और जो आई वुड अप्रिशिएट हमारा रेगुलेटरी सिस्टम, आरबीआई, सेबी,
IRDA, the entire regulatory setup is very well functioning. उसमें सवाल नहीं है. However, वो रेगुलेटरी सेटअप जो है वो काम करता है जो डेटा उसको फीड इन होता है, विच इज लाइक जो कार का आपका स्पीडोमीटर होता है, राइट? अगर आपका स्पीडोमीटर खराब है तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे स्लो चलना है, ब्रेक लगाना है, क्या करना है. लेट मी पॉइंट आउट 2-3 थिंग्स जहां पे मुझे रिफॉर्म्स देखने की उम्मीद है, वहां पर रिफॉर्म्स कम हो रहे हैं. इंडिया के डेटा चैलेंजेस लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा हैं. आई वुड कोट 3 डेटा चैलेंजेस. वन, इंडिया जैसे साइज की इकोनॉमी में आज भी एक रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स की बात कीजिए, वेज लेवल्स की बात कीजिए, पूरी इकोनॉमी में कोई डिपेंडेबल रिलायबल डेटा नहीं है. आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट समथिंग ऑन दिस डायरेक्शन एंड वेरी क्विकली डू दिस, बिकॉज एक इकोनॉमी जो इस साइज की हो जाती है, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप डिबेट किस बात पे करेंगे और क्या सुधारेंगे आप. सेकेंड, जो जीडीपी नंबर और इन्फ्लेशन नंबर ये कनेक्टेड है. इन्फ्लेशन हमारा आई थिंक 50% फूड एंड फ्यूल को कैप्चर करता है. अब उसके रीजंस रहे होंगे, एक जमाने में पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे दैट पीपल वांट टू सी मोर ऑफ दैट, बट वो इन्फ्लेशन करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है हमारी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को. उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा जीडीपी नंबर, जो कि एक बड़ा सॉलिड रिलायबल इकोनॉमी में सबसे पहला नंबर वही होता है जो देखना चाहिए लोग और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं, वो नंबर हमेशा फ्लॉड आता है. एंड आई से फ्लॉड विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू कांट हैव 8.8% nominal GDP and then say I grew 8.2% on a real basis. ये टोटली लाफेबल हो जाता है लक्ष्मण जी. मतलब मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बट दिस इज नॉट अ रिलायबल वे टू प्रोड्यूस जीडीपी नंबर्स. एंड सडनली व्हेन यू फाइंड दैट वही जीडीपी, अब इन्फ्लेशन आपको रिवर्स वे में हिट करेगा, डिफ्लेटर, तो अब फिर आप सीरीज चेंज कर देते हैं. तो आई थिंक ये थोड़ा रिलायबिलिटी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से चाहिए, बिकॉज इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो देखिए खुश हो सकते हैं कि ग्रोथ 8.2% है, बट वो रियल इंडिकेटर नहीं है लक्ष्मण जी, ऑनेस्टली. सो आई थिंक दिस इज वेयर फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव आई वुड से, एंड आई थिंक अदर गेस्ट्स कैन ओपाइन ऑन दिस, बट मेरे ख्याल से ये 2-3 नहीं आपने जो कि बड़ी आपने इकोनॉमी चूंकि शुरुआत में सौम्यकांति जी के डेटा को आप पढ़ते रहते हैं, तो मैं सौम्यकांति जी से पूछूंगा कि ये जो कंसर्न जता रहे हैं अनुराग जी, ये कितना बड़ा कंसर्न है, चूंकि आप डेटा की माइनिंग काफी ज्यादा करते रहते हैं. देखिए, इसमें मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ. पहले जो अनुराग जी जो बात बोला है वो उसको मैं थोड़ा सा इस पे कुछ पे चर्चा करना चाहता हूँ. पहले बात जो अनएम्प्लॉयमेंट का बारे में जो बोला है ये सही है, लेकिन लास्ट अप्रैल से मुझे अगर पता है कि अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट एक मंथली रिपोर्ट निकल रहा है पीएलएफएस सर्वे का, वो अप्रैल से दिसंबर तक, नवंबर तक हुआ है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सीरीज अगर बढ़ते जाएगा तो हमको ट्रेंड सीधा दिखाई देगा. इसमें आपको कितना अनएम्प्लॉयमेंट होता है उन सीधा निकल के आते हैं. एक चीज गवर्नमेंट और कर सकते हैं, जब हम पेरोल का रिपीट किया था, इसके साथ उन्होंने वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो डेटा है उसको दे सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने अप्रैल 2025 से उन्होंने चालू किया. ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था. उसके बाद तो जीडीपी का बारे में बोला है, मैं इस पे 2 चीज बोलना चाहता हूँ. आपको पता है कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, आईआईपी, ये सारे डेटा का बेस ईयर रिवीजन चल रहा है. आईआईपी का कमिटी का मेंबर भी मैं हूँ. ये सारे रिवीजन फरवरी 2026 में चालू होगा. तो फिलहाल तक जीडीपी का जो डिफ्लेटर का बात अनुराग जी बोला है, डिफ्लेटर हमारा एक डबल डिफ्लेटर का मेथड है, उसका हिसाब से डिफ्लेटर कम आता है. लेकिन इसमें जीडीपी का सारे जो इश्यूज है, जीडीपी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेजरमेंट का, इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस का जो 45% वेटेज है, अभी और ज्यादा उन्होंने ई कॉमर्स बिल को देखेंगे, रेंट को ठीक से देखेंगे. लेकिन इससे क्या होने वाला है, सीपीआई और जीडीपी नंबर्स आप देखेंगे फरवरी में, और ज्यादा वो रियलिटी की तरफ दिखाएंगे. और तीसरा जो बात है जीडीपी का बारे में, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ. इसका बेसिकली ये किसी को नहीं, मैं ऐसे ही कॉमन बात कर रहा हूँ. जीडीपी का जीवीए का एक कहानी चलते रहते हैं. आपको पता होगा लास्ट ईयर जब जीडीपी ग्रोथ रेट और जीवीए ग्रोथ रेट पे काफी ज्यादा डिफरेंस था, सब लोग बोल रहे थे कि हमको जीवीए देखना है, जीडीपी नहीं देखना है, क्योंकि जीवीए डिमांड साइड. सही बात है, उसी टाइम जीवीए और जीडीपी के बीच 100 बेसिस पॉइंट का गैप था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हाई था. इस साल क्या हो गया था, इस साल इन्फ्लेशन लो है और ये इन्फ्लेशन चलते रहेंगे. इसके लिए क्या हुआ, जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो गैप है वो छोटा हो गया.
उसका मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट टाइम भी अच्छा था हम जीबीए के साथ, लेकिन जीबीए ज्यादा डिफरेंस ज्यादा था, इस टाइम भी सेम बात है। आई कैन ऑलवेज टेक इट एज ग्लास हाफ फुल। ये भी हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8%, जीडीपी 6%, डिफ्लेटर 2%, लेकिन फिलहाल मैं उससे बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये डिफ्लेटर का जो इश्यूज है, गवर्नमेंट बोला है कि नया डेटा में आएंगे, लेकिन ये चलते रहते हैं कि जीडीपी का जो कहानी है, कभी जीबीए को देखना है, कभी डिफ्लेटर को देखना है, बट ये हम बात नहीं मान सकते। ये बात हमको मानना पड़ेंगे कि जो ग्रोथ रेट का अगर नंबर्स आप लास्ट क्वार्टर में देखें, सारे सेक्टर में ग्रोथ रेट अच्छा है। डिफ्लेटर लेके, डिफ्लेटर नहीं लेके भी आप इंडस्ट्री का अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट हुआ है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये सारे चीज एक साथ देखना होगा, लेकिन अच्छा चीज है कि सारे डेटा का रिवीजन अभी चल रहा है, फरवरी में नया सीरीज आ जाएगी। तो अनुराग जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो डेटा को लेकर कंसर्न था कुछ हद तक दूर हुआ। हालांकि एक चीज और